थर्ड क्लास, ठीक है। मच मोर करेक्टरिस्टिक्स वाज अ ग्रेजुअल एक्सटेंशन ऑफ रोमन डायरेक्ट रूल। रोम का जो डायरेक्ट रूल था उसकी धीरे धीरे जो एक्सटेंशन हुआ उसकी और काफ़ी ज़्यादा करेक्टरिस्टिक्स हैं, विशेषताएं। कौन कौन सी विशेषताएं? दिस वाज अकम्प्लिश्ड बाय एब्जॉर्बिंग अ होल सीरीज ऑफ इंडिपेंडेंट किंगडम्स इनटू रोमन प्रोविंशियल टेरिटरी। यह पूरी की गई थी, मतलब जो एक्सटेंशन था जो उसका धीरे धीरे वो पूरा कर दिया गया था। एब्जॉर्बिंग ऑफ होल सीरीज ऑफ डिपेंडेंट किंगडम्स, जिसमें जो किंगडम्स डिपेंडेंट थी उन डिपेंडेंट किंगडम्स को अपने रोमन प्रोविंशियल टेरिटरी में मिला करके रोमन एक्सपेंशन को धीरे धीरे पूरा कर लिया गया, फैला लिया गया। द नियर ईस्ट वाज फुल ऑफ सच किंगडम्स। जो नियर ईस्ट था वो ऐसी डिपेंडेंट किंगडम से काफ़ी ज़्यादा भरा हुआ था, मतलब काफ़ी ज़्यादा किंगडम्स थी। नियर ईस्ट कौन सा एरिया है? नियर ईस्ट फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ समवन हु लिव्ड इन द रोमन मेडिटेरेनियन। कोई भी व्यक्ति जो रोमन मेडिटेरियन में रहता था उस व्यक्ति के दृष्टिकोण से दिस रेफर टू ऑल द टेरिटरी। इसका मतलब था कि सारी टेरिटरी ईस्ट ऑफ द मेडिटेरियन, मेडिटेरियन के ईस्ट में जितने भी टेरिटरीज हैं वो सारी द नियर ईस्ट है, ठीक है। चीफली द रोमन प्रोविंसेस ऑफ सीरिया, मुख्य रूप से जो रोमन प्रांत है सीरिया का वो, पैलेस्टाइन जिसको बोलते हैं, एंड मेसोपोटामिया, एंड इन ए लूजर सेंस द सराउंडिंग टेरिटरीज, फॉर एग्जांपल अरेबिया। और एक ढीली ढाली सी सेंस में या एक कम अर्थ में अगर हम इनको मान करके चले तो अरेबिया के आसपास की जो टेरिटरीज थी वो टेरिटरीज द नियर ईस्ट में आती थी, समझ गए। बट बाय द अर्ली सेकेंड सेंचुरी, लेकिन जल्दी ही सेकेंड सेंचुरी तक दोज विच ले वेस्ट ऑफ यूफ्रेट्स, वो व्यक्ति जो यूफ्रेट्स के वेस्ट में रहते थे, पश्चिम दिशा में रहते थे, टुवार्ड्स रोमन टेरिटरी, रोमन टेरिटरी की ओर, हैड डिसअपियर्ड, वो डिसअपियर्ड हो गई। डिसअपियर्ड का मतलब गायब हो गई। स्वेलोड अप बाय रोम, वो रोम के द्वारा स्वेलोड अप कर लिए गए, ठीक है। स्वेलोड अप का मतलब रोम के द्वारा अपने अंदर मिला लिए गए। इंसिडेंटली, अचानक ही, सम ऑफ दिस किंगडम्स वर एक्सेडिंगली वेल्थी, इनमें से कुछ ऐसी किंगडम्स थी जो काफ़ी ज़्यादा धनी थी। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए हेरोड्स किंगडम, हेरोड्स की जो किंगडम थी, यील्डेड द इक्विवेलेंट ऑफ 5.4 बिलियन देनारी पर ईयर। जो हेरोड की किंगडम थी वो लगभग 5.4 मिलियन देनारी एक साल में प्रोवाइड करती थी, इक्वल टू ओवर 1,25,000 kg ऑफ गोल्ड, जो लगभग 1,25,000 सोने के बराबर था एक साल में। द डेनारीज वाज ए रोमन सिल्वर कॉइन, जो डेनारीज था, डेनारियस, वो रोमन का सिल्वर कॉइन्स होता था, कंटेनिंग अबाउट 4.5 ग्राम ऑफ प्योर सिल्वर, जिसमें लगभग 4.5 ग्राम प्योर सिल्वर होता था, वो डेनारियस था। इनफैक्ट वास्तव में एक्सेप्ट फॉर इटली, इटली के अलावा, विच वॉज नॉट कंसिडर्ड ए प्रोविंस इन दिस सेंचुरीज, इन सेंचुरीज में जिसको प्रोविंस नहीं माना जाता था, ऑल द टेरिटरीज ऑफ द एम्पायर वर ऑर्गेनाइज्ड इनटू प्रोविंसेस एंड सब्जेक्ट टू टैक्सेशन। ये जितने भी टेरिटरीज थी एम्पायर में उनको ऑर्गेनाइज किया गया था प्रोविंसेस में और उनको टैक्स लगाया जाता था, ठीक है। वो टैक्स का विषय बना दी गई थी। एट इट्स पीक इन द सेकंड सेंचुरी, दूसरी शताब्दी में इसकी पीक पर, इसके चरम बिंदु पर, द रोमन एम्पायर स्ट्रेच फ्रॉम स्कॉटलैंड, जो रोमन एम्पायर था वो स्कॉटलैंड से स्ट्रेच होकर के टू द बॉर्डर्स ऑफ अर्मेनिया, अर्मेनिया के बॉर्डर तक आ गया था, एंड फ्रॉम द सहारा टू द यूफ्रेट्स, और सहारा से लेकर के यूफ्रेट्स तक आ गया था, एंड समटाइम्स बियॉन्ड, और कभी कभी इससे भी इसका जो बॉर्डर था परे हो जाता था, इतने एरिया में वो फैला हुआ था। गिवन दैट देयर वाज नो गवर्नमेंट इन द मॉडर्न सेंस टू हेल्प देम टू रन थिंग्स, ये मान करके कि उस समय ऐसी कोई गवर्नमेंट नहीं थी जो आधुनिक गवर्नमेंट होती है कि वो चीज़ों को चला सके, एडमिनिस्टर कर सके। यू मे वेल आस्क, आप अच्छी तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हो, हाउ वाज इट पॉसिबल फॉर द एम्परर टू कोप विद द कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सच अ वास्ट एंड डाइवर्स सेट ऑफ टेरिटरीज। आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हो कि एक सम्राट के लिए ये कैसे संभव हो सकता था कि वो इतनी ज़्यादा टेरिटरीज को और इतने बड़े क्षेत्र को कैसे वो नियंत्रित में रखता था और कैसे इस क्षेत्र के प्रशासन को वो चलाता था। विद ए पॉपुलेशन ऑफ सम 60 मिलियन, जिसकी पॉपुलेशन लगभग 60 मिलियन थी इन द मिड सेकेंड सेंचुरी, दूसरी शताब्दी के मध्य में। द आंसर लीज इन द अर्बनाइजेशन ऑफ द एम्पायर, ये जो इस प्रश्न का उत्तर है वो इस साम्राज्य के शहरीकरण में है।
द ग्रेट अर्बन सेंटर दैट लाइन द शोर्स ऑफ मेडिटेरेनियन, जो बहुत बड़े बड़े अर्बन सेंटर्स थे जो मेडिटेरेनियन के शोर में लाइन थे, मतलब मेडिटेरेनियन सी के किनारे किनारे जो बसे हुए थे। कौन से थे? कार्थेज, अलेक्जेंड्रिया, एंटियोक वर द बिगेस्ट अमंग देम। इनमें सबसे ज़्यादा बड़े थे। कौन से? कार्थेज, अलेक्जेंड्रिया और एंटियोक, इनमें सबसे बड़े थे। वर द ट्रू बेडरॉक ऑफ इंपीरियल सिस्टम, वो इस साम्राज्यवादी प्रथा का ट्रू बेडरॉक थे। ठीक है। It was through this city that government was able to tax the provincial countryside. इन शहरों के माध्यम से ही जो सरकार थी वो प्रांतीय देहात में टैक्स लगाने के योग्य हो गई थी। विच जनरेटेड मच ऑफ वेल्थ ऑफ द एम्पायर, जो टैक्स एम्पायर के लिए, साम्राज्य के लिए काफ़ी ज़्यादा धन इकट्ठा करती थी, पैदा करती थी। वट दिस मीन, इसका जो मतलब था यह था, दैट द लोकल अपर क्लासेस की जो स्थानीय उच्च वर्ग के जो लोग थे एक्टिवली कोलैबोरेटेड विद रोमन स्टेट, वो रोमन राज्य में सक्रिय रूप से समर्थन वो करते थे, समन्वय करते थे, भाग लेते थे इन एडमिनिस्ट्रेटिंग देयर ओन टेरिटरीज, अपने खुद के क्षेत्र को प्रशासित करने में, एंड रेजिंग टैक्सेस फ्रॉम देम, और उन लोगों से टैक्स इकट्ठा करने में, टैक्स वसूल करने में भी वो सहायता करते थे, कोलैबोरेट करते थे। इनफैक्ट वास्तव में वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स ऑफ रोमन पॉलिटिकल हिस्ट्री, रोमन पॉलिटिकल हिस्ट्री का जो सबसे ज़्यादा रोचक पहलू था वो ये है ड्रामेटिक शिफ्ट इन पावर, कि ड्रामेटिक शिफ्ट हो गया था पावर का, किसमें? बिटवीन इटली एंड द प्रोविंसेस, इटली में और प्रोविंसेस में जो पावर थी वो शिफ्ट हो गई थी, बदल गई थी। थ्रू आउट द सेकेंड एंड द थर्ड सेंचुरी, दूसरी और तीसरी शताब्दी में, इट वॉज द प्रोविंशियल अपर क्लासेज, ये है प्रांतीय उच्च वर्ग के लोग थे, हु सप्लाइड मोस्ट ऑफ द कैडर दैट गवर्न द प्रोविंसेस, वो बहुत सारे कैडर को सप्लाई करते थे जो प्रोविंसेस पर प्रशासित करते थे, शासन करते थे, एंड कमांड द आर्मीज, और आर्मीज को कमांड करते थे। मतलब जो सेना आती थी, जो ऑफिशियल्स आते थे, वो सारे प्रोविंशियल अपर क्लासेज से आते थे। दे केम टू फॉर्म ए न्यू एलिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर के एक नई न्यू एलिट को बना लिया था, एक नए वर्ग को बना लिया था। एंड मिलिट्री कॉमरेड्स, और मिलिट्री कॉमरेड्स के एक वर्ग को बना लिया था, बिकेम मच मोर पावरफुल, जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन गए थे देन द सेनेटोरियल क्लास, सेनेटोरियल क्लास के अलावा पावरफुल बन गए थे, बिकॉज दे हैड द बैकिंग ऑफ द एम्परर्स, क्योंकि उन्हें सम्राट का समर्थन था, राजाओं का समर्थन होता था। व्हाट डू यू मीन बाय सेनेटोरियल क्लास हियर? What is senatorial class here? Senatorial class is class which is related to Senate. Senate. Group of senior people, ठीक है, उनकी क्लास से आते थे, ऑफिशियल्स वगैरह। एज दिस ग्रुप न्यू ग्रुप इमर्ज, जैसे जैसे नया ग्रुप इमर्ज होता चला गया, कौन सा नया ग्रुप? एलीट वर्ग। द एम्परर गैलिनियस, जो एम्परर गैलिनियस था 253 to 68, जो 253 से 268 तक था, कंसोलिडेटेड देयर राइज टू पावर, उन्होंने उनके पावर में आने के उदय को कंसोलिडेटेड कर दिया। जैसे ही वो पावर में कंसोलिडेटेड हो गए, बाय एक्सक्लूडिंग सीनेटर्स, उन्होंने सीनेटर्स को एक्सक्लूड कर दिया फ्रॉम मिलिट्री कमांड से। ठीक है, क्या हो गया कि ये जो एलिट ग्रुप था, जैसे जैसे ये पावर में आया, इन्होंने अपनी पावर को स्थापित कर लिया था, और जो एम्परर था, कौन सा एम्परर? गैलिनस, इस एम्परर ने उनके राइज को कंसोलिडेटेड कर दिया था, और जो सीनेटर्स थे उनको मिलिट्री कमांड से हटा दिया था। स्टोरी समझ में आ रही है? कैसे समझ में आ रही है? मतलब इसमें है ना, साम्राज्य है, तो जो आर्मी पे जो सीनेट्स के थे ना, वहाँ से हटा दिए, और ये बहुत बड़ा साम्राज्य था, अलग अलग इसके पार्ट थे। मतलब ये है ना, हैरानी की बात है, इतने बड़े साम्राज्य को एक ही राज्य कैसे चला सकता है? इसमें क्वेश्चंस पूछ सकते थे लोग कि इतने बड़े राज्य को कैसे एक ही साम्राज्य चला पाएगा। तो जो ऑफिशियल्स थे, जो अपर कास्ट के लोग आते थे, वो सेनेटोरियल क्लास से रिलेटेड थे, और धीरे धीरे क्या आगे एक नया वर्ग आ गया था, एलिट आ गया था, प्रोविंशियल अपर क्लासेज का था ये। ठीक है, और इस एलिट ने धीरे धीरे क्या कर दिया, अपनी पावर को कंसोलिडेटेड कर लिया। फिर एक राजा जो था, उसके समर्थन के द्वारा, जिस राजा का नाम था गैलिनस, ठीक है, 253 से 268 तक था, इसने, इसकी सहायता से एलिट वर्ग ने सेनेटर्स को मिलिट्री कमांड से दूर कर दिया था। वी आर टोल्ड दैट, हमें बताया जाता है कि जो गैलिनस है,
फॉरबेड सीनेटर्स फ्रॉम सर्विंग इन द आर्मी और हैविंग एक्सेस टू इट। उन्होंने गैलिनस ने मना कर दिया था सीनेटर्स को कि वो उसकी सेना में काम ना करें और वो सेना तक किसी भी प्रकार की पहुंच ना रखें। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट कंट्रोल ऑफ द एम्पायर फ्रॉम फॉलिंग इनटू देयर हैंड्स। उसने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि वो चाहता था कि वो अपने साम्राज्य को इन लोगों के हाथों में जाना से रोकना चाहता था। ठीक है, ये था। एक फोटो दे रखा है और फोटो के ऊपर दे रखा है कि क्या फोटो दे रखा है, और इसमें एक स्टार भी दे रखा है। ठीक है, और स्टार पता नहीं कहाँ चला गया, लेकिन इस स्टार को देखते हमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, दिस वर लोकल किंगडम्स दैट वर क्लाइंट्स ऑफ रोम। ये लोकल किंगडम्स थी जो रोम की क्या थी, क्लाइंट्स थी। देयर रूलर्स कुड बी रिलाइड ऑन टू यूज देयर फोर्सेज। उनका जो रूलर्स होता था वो उनके फोर्सेज के ऊपर निर्भर रहता था। इन सपोर्ट ऑफ रोम, रोम के सपोर्ट में। एंड इन रिटर्न रोम अलाउड देम टू एग्जिस्ट। बदले में जो रोम था वो उनको एग्जिस्ट करने के लिए क्या करता था, अलाउ करता था, अनुमति देता था। ये इन्हीं किंगडम्स की बात है, द नियर ईस्ट वाली किंगडम जो। ठीक है, एक ये दे रखा है स्ट्रक्चर, ये इसके बारे में देखते हैं। पोंट डू गार्ड नियर नेम्स, फ्रांस में, 1st सेंचुरी बीसी, पहली शताब्दी बीसी में बना था ये। रोमन इंजीनियर्स बिल्ट मैसिव एडिक्वेट्स ओवर 3 कॉन्टिनेंट्स टू कैरी वाटर। मतलब रोमन इंजीनियर्स ने इस मैसिव एक्विडक्ट्स को बनाया था 3 कॉन्टिनेंट्स में टू कैरी वाटर, पानी लाने के लिए 3 कॉन्टिनेंट्स में बनाया था इसको। ठीक है, तो संक्षेप में अगर हम कहें, इन द लास्ट लेट फर्स्ट सेकंड एंड अर्ली 3rd सेंचुरी। ठीक है, लेट फर्स्ट सेंचुरी का मतलब जब पहली सेंचुरी खत्म हो रही थी उस लेट फर्स्ट में, और सेकंड एंड थर्ड अर्ली 3rd सेंचुरी, दूसरी और तीसरी शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में, द आर्मी एंड एडमिनिस्ट्रेशन वर इंक्रीजिंगली ड्रान फ्रॉम द प्रोविंस। जो आर्मी थी और जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो मुख्य रूप से प्रांतों से लिया जा रहा था। एज सिटीजनशिप स्प्रेड टू दीज रीजन्स, जैसे जैसे नागरिकता इन रीजन्स में फैलती चली गई थी। एंड वाज नो लॉन्गर कन्फाइंड टू इटली, और जो नागरिकता थी वो केवल इटली तक ही सीमित नहीं रही थी, फैलती चली गई थी। और जिन जिन प्रोविंसेस में फैलती चली गई थी उन प्रोविंसेस से आर्मी और एडमिनिस्ट्रेशन आता रहा था। आर्मी का मतलब सैनिक आते रहे थे, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब वो लोग आते रहे थे जो एडमिनिस्ट्रेशन में राजा की सहायता करते थे, सम्राट की सहायता करते थे। बट इंडिविजुअल्स ऑफ इटालियन ओरिजिन, जो इटालियन ओरिजिन के जो इंडिविजुअल्स थे, कंटिन्यू टू डोमिनेट द सीनेट। उसने सीनेट में डोमिनेट करना, प्रभुत्व स्थापित करना जारी रखा था, एटलीस्ट टिल द 3rd सेंचुरी, लगभग कम से कम 3री शताब्दी तक। ठीक है, ये सीनेट में क्या करते रहते थे, डोमिनेट रहते थे, इनका प्रभुत्व रहा था, इनकी चलती थी। ओली सोली यही थे इटली ओरिजिन के जो थे। वेन सीनेटर्स ऑफ प्रोविंशियल ओरिजिन, जब जो प्रोविंशियल ओरिजिन के सीनेटर्स थे, बिकेम ए मेजोरिटी, वो मेजोरिटी बन गए थे। ठीक है, बहुत आयत में बहुत संख्या में हो गए थे वो। दिस ट्रेंड्स रिफ्लेक्टेड द जनरल डिक्लाइन ऑफ इटली। ये जो ट्रेंड्स थी, इन ट्रेंड्स ने धीरे धीरे जर्मन की जो डिक्लाइन है उसको रिफ्लेक्टेड किया, प्रदर्शित किया। विद इन द एम्पायर के अंदर ही, एम्पायर के अंदर ही क्या होता है, इटली धीरे धीरे खत्म होता चला गया था, बोथ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक। ठीक है, दोनों प्रकार से खत्म होता चला गया था, राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से। एंड द राइज ऑफ न्यू एलिट्स, और नए एलिट्स वर्ग का जो उदय था इन द वेल्दियर एंड मोर अर्बनाइज पार्ट्स ऑफ द मेडिटेरेनियन, और मेडिटेरेनियन के काफ़ी ज़्यादा शहरीकृत और धनी लोगों में जो न्यू एलिट्स का जो उदय था वो, सच एज द साउथ ऑफ स्पेन, जैसे कि साउथ ऑफ स्पेन में, अफ्रीका में, एंड ईस्ट में, और ईस्ट के एरिया में। उसने क्या करना शुरू कर दिया था, क्या करना शुरू कर दिया था उसने, इटली मतलब ये प्रशासन में डोमिनेशन इनका होता चला गया था। सिटी इन रोमन सेंस, जो रोमन सेंस में एक सिटी होता था वह जन अर्बन सेंटर, वो एक प्रकार से अर्बन सेंटर होता, शहरी केंद्र होता था। विद इट्स ओन मैजिस्ट्रेट, इसके खुद के मैजिस्ट्रेट्स होते थे, सिटी काउंसिल होती थी। एंड ए टेरिटरी, और इसका खुद का एक क्षेत्र होता था। कंटेनिंग विलेजेस, जिसमें गांव होते थे, विच वर अंडर ज्यूरिसडिक्शन, जो इसके अधिकारक क्षेत्र में आते थे। दस वन सिटी कुड नॉट बी इन द टेरिटरी ऑफ अनदर सिटी, इस प्रकार से जो एक शहर होता था वो किसी दूसरे के क्षेत्र में, दूसरे शहर के क्षेत्र में नहीं होता था। बट विलेजेस ऑलमोस्ट ऑलवेज वर, लेकिन जो गांव थे वो हमेशा लगभग किसी दूसरे क्षेत्र में होते रहते थे। विलेजेस कुड बी अपग्रेडेड टू द स्टेटस ऑफ सिटीज, जो गांव थे उन्हें शहर का दर्जा दिया जा सकता था। एंड वाइस वर्सा, और गांव शहरों को भी गांव का दर्जा दिया जा सकता था, यूजुअली एज अ मार्क ऑफ इंपीरियल फेवर और द अपोजिट। ठीक है,
इंपीरियल फेवर के मार्क में, विशेषता बताने के लिए कि हाँ इंपीरियल फेवर है, कोई राजा पसंद करता है किसी गांव को, ठीक है, किसी गांव से उसका खास जुड़ाव है, तो उस गांव को शहरी केंद्र में वो बदल सकते थे, या किसी गांव के साथ उसका अच्छा लगाव रहा हो लेकिन किसी कारण से उसका लगाव टूट गया हो, तो वो उस शहर को गांव के रूप में भी तब्दील कर सकता था। वन क्रूशियल एडवांटेज ऑफ लिविंग इन ए सिटी, एक शहर में रहने की जो महत्वपूर्ण लाभ होता था, जो एडवांटेज लाभ होता था, वाज सिंपली दैट इट माइट बी बेटर, वो यह था सिंपली कि ये बहुत अच्छा हो सकता था, प्रोवाइडेड फॉर ड्यूरिंग फूड शॉर्टेजेस, ठीक है, जब भोजन की कमी होती थी तो शहरों में रहना उनके लोगों के लिए अच्छा हो सकता था, एंड एवन फैमिलीज ओ एंड फेमिन्स, और फेमिन्स के दौरान भी शहरों में बसना, अकाल के दौरान भी शहरों में बसना उनके लिए अच्छा हो सकता है देन कंट्री साइड की बजाय, ठीक है। ये बता रखे हैं शहरों में रहने के फायदे। एक्टिविटी 1, हु आर द थ्री मेन प्लेयर्स इन द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द रोमन एम्पायर, रोमन एम्पायर की पॉलिटिकल हिस्ट्री में तीन मुख्य प्लेयर्स कौन से थे, कौन से थे? राइट वन और टू लाइन्स अबाउट ईच ऑफ देम, उनमें से प्रत्येक के बारे में एक और दो लाइन लिखिए। एंड हाउ डिड द रोमन एम्पायर मैनेज टू गवर्न सच ए वास्ट टेरिटरी, रोमन एम्पायर की बात कर रहे हैं, ये तो सिटी की बात होगी ना, ठीक है। रोमन जो एम्पायर था वो कैसे इतनी बड़ी वास्ट टेरिटरी पर शासन करने के योग्य होता था, कैसे संभाल पाता था उसको। हुज कोलैबोरेशन वाज क्रूशियल टू दिस, किसका कोलैबोरेशन इसके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण था। देखते हैं नेक्स्ट क्या दे रखा है। डॉक्टर गैलेन ऑन हाउ रोमन सिटीज ट्रीटेड द कंट्री साइड, डॉक्टर गैलेन के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे रोमन सिटीज ने कंट्री साइड को ट्रीट करता था, ठीक है, शहर कैसे गांव को ट्रीट करते थे उसके बारे में। द फेमिन प्रीवेलेंट फॉर मैनी सक्सेसिव ईयर्स इन मैनी प्रोविंसेस, अकाल जो था वह बहुत से प्रांतों में काफी सालों तक चला था। हैज क्लियरली डिस्प्लेड फॉर मैन ऑफ एनी अंडरस्टैंडिंग द इफेक्ट ऑफ मेल न्यूट्रिशन इन जनरेटिंग इलनेस, कोई भी एक व्यक्ति जो अच्छी तरह से समझ रखता हो, समझदार व्यक्ति हो, ठीक है, वो कुपोषण से पैदा होने वाली बीमारियों को समझने में वो डिस्प्ले कर सकता था, पूरी तरह से स्पष्ट रूप से समझ सकता था, बता सकता था कि जो बीमारियां पैदा हो रही हैं कुपोषण से हो रही हैं अकाल के दौरान। द सिटी डिवेलपर, जो शहरों में रहने वाले व्यक्ति थे, एज इट वॉज देयर कस्टम टू कलेक्ट एंड स्टोर इनफ ग्रेन फॉर द होल ऑफ द नेक्स्ट ईयर इमीडिएटली आफ्टर द हार्वेस्ट, जैसे कि उनकी यह रीति रिवाज होता था कि वो तुरंत फसल आने के बाद वो एक साल के लिए अपने और अपने परिवार के लिए काफ़ी ज़्यादा धन को एकत्रित कर लिया करता था, अनाज को। कैरिड ऑफ ऑल द व्हीट, सारा गेहूं इकट्ठा कर लेते थे, बार्ले, जो, बीन्स एंड लेंटिल्स, एंड लेफ्ट टू द पीजेंट्स वेरियस काउंट ऑफ पल्सेस, और पीजेंट्स के लिए, किसानों के लिए वो कई प्रकार की दालों को छोड़ देते थे। आफ्टर टेकिंग क्वाइट लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ दिस टू द सिटी, इन अनाजों का शहरों में एक बहुत बड़ा प्रोपोर्शन ले जा करके, ठीक है, वो अपने पास रख लेते थे, बाकी अपने पास रखते लेते थे, ठीक है, बाकी शहरों में ले जाते थे। आफ्टर कंज्यूमिंग व्हाट वाज लेफ्ट इन द कोर्स ऑफ द विंटर, जो कुछ बचा था वो विंटर में कंज्यूम करके, खा करके, खपत करके उसकी, द कंट्री पीपल हैड टू रिजोर्ट टू अनहेल्दी फूड सिंस द स्प्रिंग में, ग्रीष्म ऋतु में जो देहात के लोग हैं उनको अनहेल्दी फूड्स का सहारा लेना पड़ता था, क्योंकि जो बचा हुआ था उनके पास वो तो खत्म हो गया, ठीक है, अस्वस्थ भोजन करते थे। दे ट्विग्स, वे ट्विग्स को खाते थे, ट्विग्स का मतलब क्या होता है, टहनियाँ, पेड़ों की टहनियाँ। एंड सूट्स ऑफ ट्रीज, और ट्रीज की सूट्स को खाते थे, छोटे छोटे पत्ते जो आते हैं उनको खाते थे। एंड बसे, झाड़ियों को खाते थे। एंड बल्ब्स, और बल्ब्स को खाते थे। एंड द रूट्स ऑफ इनएडिबल प्लांट्स, और न खाए जाने वाले पौधों की रूट्स को खाते थे, जड़ों को खाते थे, ये बताया गया है, ठीक है, डॉक्टर गैलेन ने बताया था। पब्लिक बाथ्स वर ए स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ रोमन अर्बन लाइफ, रोमन अर्बन लाइफ का जो एक पब्लिक बाथ है वो एक बहुत ज़्यादा चौंकाने वाली विशेषता है। पब्लिक बाथ का मतलब यहाँ पर पब्लिक स्नान करती थी। वेन वन ईरानियन रूलर ट्राई टू इंट्रोड्यूस देम इनटू ईरान, जब एक ईरानी राजा ने उनको ईरान में शुरू करने की कोशिश की, ही एनकाउंटर द रेथ ऑफ कलर की देर, उसने वहाँ पर एक जो पादरी है उसके गुस्से का सामना करना पड़ा। वाटर वाज ए सैक्रेड एलिमेंट, जो पानी होता है वो एक पवित्र तत्व होता है। एंड टू यूज इट फॉर पब्लिक बाथिंग मे हैव सीम्ड ए डिसग्रेशन टू देम, और अगर इस पानी का यूज हम पब्लिक बाथिंग के लिए करते हैं तो वो उसके लिए एक डिसग्रेशन, अपवित्रता की बात होगी।
मान करने की बात होगी। एंड अर्बन पॉपुलेशन, जो शहरी सभ्यता थी, आल्सो एंजॉयड ए मच हायर लेवल ऑफ एंटरटेनमेंट, उसने एक काफ़ी ज़्यादा उच्च स्तर के मनोरंजन का आनंद भी लिया था। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, वन कैलेंडर, एक कैलेंडर टेल्स हमें बताता है कि स्पेक्टाकुला, स्पेक्टाकुला का मतलब शोज, ठीक है, दैट स्पेक्टाकुला फील्ड नो लेस देन 176 डेज ऑफ द ईयर, की जो मनोरंजन होता था वो एक साल में 176 दिन तक तीन होता सौ था। पैंसठ में से 176 दिन ठीक होते है। एम्पी थिएटर है एट द रोमन कैंटोनमेंट टाउन ऑफ विंडोनिशा। ठीक है, विंडोनिशा ये रोमन टाउन है, और उस रोमन टाउन में ये जो एक एम्पी थिएटर की इमेज दे रखी है इन मॉडर्न स्विट्जरलैंड, मॉडर्न स्विट्जरलैंड में ये फर्स्ट सेंचुरी सीई के दौरान दिया गया था। यूज फॉर मिलिट्री ड्रिल, जिसको मिलिट्री ड्रिल के लिए यूज किया जाता था, फॉर स्टेजिंग एंटरटेनमेंट फॉर द सोल्जर्स, और जो सैनिक हैं उनके लिए एंटरटेनमेंट, मनोरंजन का प्रदर्शन करने के लिए इसका यूज होता था। मिलिट्री की ट्रेनिंग होती थी यहाँ पर। द थर्ड सेंचुरी क्राइसिस, थर्ड सेंचुरी क्राइसिस क्या था? ठीक है, लेट अस सी व्हाट इज थर्ड सेंचुरी क्राइसिस। इफ द फर्स्ट एंड सेकंड सेंचुरीज वर बाय एंड लार्ज अ पीरियड ऑफ पीस, यदि पहली और दूसरी शताब्दी कहीं ना कहीं एक शांति का समय रही थी, शांति का पीरियड रही थी, प्रोस्पेरिटी का रही थी, एंड इकोनॉमिक एक्सपेंशन, और आर्थिक विस्तार का वो समय रहा था। द थर्ड सेंचुरी ब्रोट द मेजर फर्स्ट मेजर साइंस ऑफ इंटरनल स्ट्रेन, तीसरी शताब्दी आंतरिक तनाव का एक पहला मुख्य संकेत लेकर के। फ्रॉम द 230s, 230 के दशक से, द एम्पायर फाउंड इटसेल्फ फाइटिंग ऑन सेवरल फ्रंट साइमल्टेनियसली, इस एम्पायर ने, इस साम्राज्य ने अपने आप को कई फ्रंट्स पर लड़ते हुए एक साथ पाया था। इन ईरान, ईरान में ए न्यू एंड मोर अग्रेसिव डायनेस्टी एमर्ज इन 225, 225 के साल में ईरान में एक नई और काफ़ी ज़्यादा आक्रामक वंश का उदय हुआ। दे कॉल्ड देमसेल्व्स द ससेनियंस, वो अपने आप को ससेनियंस कहते थे। ईरान में उदय हुआ था ससेनियंस का। कब हुआ था? 225 की साल में। ठीक है। एंड विद इन जस्ट 15 ईयर्स वर एक्सपेंडिंग रैपिडली इन द डायरेक्शन ऑफ यूफ्रेट्स, और केवल 15 साल के अंदर ही वो यूफ्रेट्स नदी की दिशा में काफ़ी ज़्यादा तेजी से फैल रहे थे। इन ए फेमस रॉक इंस्क्रिप्शन, एक प्रसिद्ध चट्टान के अभिलेख पर, कट इन 3 लैंग्वेजेस, जिसको 3 भाषाओं में लिखा गया है, शापुर वन, ये नाम है, द इरानियन रूलर, ईरानियन राजा का नाम है शापुर वन, क्लेम्ड ही हैड एनहिलेटेड ए रोमन आर्मी ऑफ 60,000, वो उस अभिलेख में दावा करता है कि उसने 60,000 की रोमन सैनिक को खत्म, सेना को खत्म कर दिया। एंड एवन कैप्चर द ईस्टर्न कैपिटल ऑफ एंटियोक, और उसने पूर्वी राजधानी एंटियोक को भी अपने कब्जे में ले लिया है। मीन वाइल इसी बीच अ होल सीरीज ऑफ जर्मेनिक ट्राइब्स, जो जर्मेनिक ट्राइब्स थे उनकी पूरी की पूरी श्रृंखला ऑफ रदर ट्राइबल कन्फेडरेसीज, या ट्राइबल कन्फेडरेसीज थी, उनकी पूरी की पूरी जो श्रृंखला थी, मोस्ट नोटेबली द अल्मनी, द फ्रेंक्स एंड द गोथ्स, ये किंग कन्फेडरेसीज बता रखी हैं। कन्फेडरेसीज का मतलब होता है जब लोग एक साथ मिल करके एक एरिया की स्थापना कर लेते हैं, छोटे छोटे एरिया के साथ मिल करके एक बड़े एरिया को बना लेते हैं, उसको कन्फेडरेसी बोलते हैं। कौन से कन्फेडरेसीज थी इसमें? अल्मनी बता रखा है, फ्रेंक्स बता रखा है, गोथ्स बता रखा है। ये जो थी, इन्होंने क्या कर दिया, ये जो कन्फेडरेसी थे, बिगेन टू मूव अगेंस्ट द राइन एंड दानूब फ्रंटियर्स, उन्होंने राइन और दानूब फ्रंटियर्स की ओर मुड़ना शुरू कर दिया था। एंड द होल पीरियड फ्रॉम 223, और पूरा का पूरा जो साल था 233 से लेकर 280 तक, सा रिपीटेड इन्वेजन्स ऑफ ए होल लाइन ऑफ प्रोविंसेस, उन्होंने पूरे की पूरी प्रोविंसेस पर रिपीटेड इन्वेजन्स को देखा, लगातार आक्रमणों को देखा। दैट स्ट्रेच फ्रॉम द ब्लैक सी ऑन द अल्प्स, जो ब्लैक सी से लेकर के अल्प्स तक फैले हुए थे, एंड साउथर्न जर्मनी, और साउथर्न जर्मनी तक फैले हुए थे। समझ गए? यहाँ तक आक्रमण हुआ था। मैं दिखाता हूँ कहाँ कहाँ तक फैले हुए थे। मैप में देखो, राइन कहाँ है? राइन रिवर, राइन फ्रात दजला यूरोप। ठीक है। रोम ये देखो। ये कौन सी पहाड़ी श्रृंखला है? ठीक है, ये एरिया हो गया। राइन रिवर जो फ्रांस में है, ठीक है, फ्रांस और स्पेन में, ये फ्रांस हो गया। ठीक है, राइन रिवर, दानूब रिवर, यहाँ तक इस एरिया में आने लग गए थे वो। ठीक है।
This is Caspian Sea and Black Sea. The Romans were forced to abandon much of the territory beyond the Danube. जो रोमन्स लोग थे, जो दानूब के बियॉन्ड की टेरिटरी थी, उस पर जो उनका कब्जा रहा था, उसको त्यागने के लिए उनको मजबूर किया गया. वाइल द एम्परर्स ऑफ दिस पीरियड, जबकि इस पीरियड के जो एम्परर्स थे, जो सम्राट थे इसके, वर कॉन्स्टेंटली इन द फील्ड अगेंस्ट व्हाट द रोमन्स कॉल्ड बारबेरियंस. वो लगातार अक्षेत्र में थे, युद्ध क्षेत्र में थे, जिन्हें रोमन्स कॉल्ड बारबेरियंस कहते थे. बारबेरियंस के फील्ड में उतर गए थे, उनके साथ युद्ध क्षेत्र में आ गए थे, बार बार उनका युद्ध होता रहा था. द रैपिड सक्सेशन ऑफ एम्परर्स इन द 3rd सेंचुरी, तीसरी शताब्दी में जो लगातार एम्परर्स का जो सक्सेशन हुआ, उत्तराधिकार जो हुआ, एक के बाद एक जो राजा आए, 25 एम्परर्स इन 47 ईयर. 47 साल में 50 एम्परर्स आ गए थे, अप्रोक्सीमेटली एक साल में 2. ठीक है. इज एन ऑब्वियस सिम्टम, वो एक स्पष्ट संकेत था, लक्षण था, ऑफ द स्ट्रेन्स फेस्ड बाय द एम्पायर इन दिस पीरियड. इस पीरियड में जो साम्राज्य के द्वारा तनाव का सामना किया जा रहा था, वो उसका स्पष्ट संकेत दे रहे थे. जेंडर, लिटरेसी, कल्चर, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि उस टाइम पे जेंडर क्या था, लिटरेसी क्या थी, कल्चर क्या था. वन ऑफ द मोर मॉडर्न फीचर्स ऑफ रोमन सोसाइटी वाज द वाइड स्प्रेड प्रेवेलेंस ऑफ न्यूक्लियर फैमिली. ठीक है. रोमन समाज का जो एक मुख्य विशेषता थी, वो ये थी कि न्यूक्लियर फैमिली काफ़ी ज़्यादा वाइड स्प्रेड रूप से फैली हुई थी, विस्तृत रूप से फैली थी. न्यूक्लियर फैमिली का मतलब मम्मी पापा और बच्चे, एकल परिवार. ठीक है. एडल्ट सन्स डिड नॉट लिव विद देयर फैमिलीज. जो एडल्ट सन थे, जो वयस्क बच्चे थे, वो अपने माता पिता के साथ नहीं रहते थे. एंड इट वाज एक्सेप्शनल फॉर एडल्ट ब्रदर्स टू शेयर ए कॉमन हाउस होल्ड. और यह अपवाद था कि जो एडल्ट ब्रदर्स थे, वयस्क जो भाई थे, वो एक ही घर में रहते थे, ये अपवाद होता था. ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, स्लेव्स वर इंक्लूडेड इन द फैमिली एज द रोमन्स अंडरस्टूड दिस. ठीक है. दूसरी तरफ जो दास थे, उन्हें भी परिवार में रखा जाता था, जैसा रोमन्स को अच्छा समझते थे. बाय द लेट रिपब्लिक तक, द 1st सेंचुरी BC, यहाँ तक, द टिपिकल फॉर्म ऑफ मैरिज वाज वन वेयर द वाइफ डिड नॉट ट्रांसफर टू हर हस्बैंड्स अथॉरिटी बट रिटेन फुल राइट्स इन द प्रॉपर्टी ऑफ हर नटल फैमिली. ठीक है. जो विवाह का जो प्रकार था, वो ये प्रकार होता था जहाँ जो पत्नी होती थी, वो अपने हस्बैंड की जो अथॉरिटी थी उसको ट्रांसफर नहीं करती थी, बट रिटेन्ड फुल राइट्स इन द प्रॉपर्टी ऑफ हर नटल फैमिली. और अपने जो नटल फैमिली होती थी, उसकी प्रॉपर्टी पर अपना पूरा का पूरा अधिकार रखती थी, अपने पति को ऊपर अथॉरिटी नहीं सौंपती थी वो. वाइल द वुमेन्स डाउरी, जब औरत का दहेज आता था, वेंट टू द हस्बैंड, जो पति के को जाता था, जो दहेज वो लेकर के आती थी, फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द मैरिज की ड्यूरेशन तक, जब तक मैरिज उनका रहता था. द वुमेन रिमेन्ड ए प्राइमरी हेयर, जो वुमेन थी, औरत जो थी, वो प्राथमिक हेयर होती थी ऑफ हर फादर, उसके पिता की. एंड बिकेम एन इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी ओनर, और वो एक इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी ओनर बन जाती थी ऑन हर फादर्स डेथ, उसके पिता की मृत्यु होने के बाद. समझ गए. उसके पिता की मृत्यु जब तक नहीं हो जाती, वो इंडिपेंडेंट हेयर उसकी रहती थी, उसके बाद वो बन जाती थी सोल ओनर. द रोमन वुमेन एंजॉयड कंसिडरेबल लीगल राइट्स. जो रोमन औरतें थी, वो काफ़ी ज़्यादा कानूनी अधिकारों को एंजॉय करती थी. इन ओविंग एंड मैनेजिंग प्रॉपर्टी को अपनाने में और प्रॉपर्टी को मैनेज करने में, रख रखाव करने में. इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, इन लो द मैरिड कपल, कानूनी रूप से जो मैरिड कपल होते थे, वाज नॉट द फिनेंशियल एंटिटी. वो एक फिनेंशियल एंटिटी नहीं होते थे, वित्तीय संस्था नहीं होती थी, बट टू एंड द वाइफ एंजॉयड कंप्लीट लीगल इंडिपेंडेंस. ठीक है. लेकिन वो एक फाइनेंशियल एंटिटी नहीं होते थे, मतलब कि 2 फाइनेंशियल एंटिटी होते थे. ठीक है. 2 फाइनेंशियल एंटिटी का मतलब, जो भी पत्नी शादी करके जो दहेज लेकर के आती थी, वो दहेज जो होता था, और जब तक शादी उनकी रहती थी, मैरिज अच्छा रहता था, वो पति की होती थी प्रॉपर्टी उसकी, लेकिन वो किसकी उत्तराधिकारी होती थी, अपने पति की प्रॉपर्टी सोल. ठीक है. तो हाँ, पिता की प्रॉपर्टी की होती थी. तो 2 एंटिटी होगी. डाइवोर्स वॉज रिलेटिवली इजी. तलाक उस समय तुलनात्मक रूप से आसान था. एंड नीडेड नो मोर देन ए नोटिस, और तलाक को आवश्यकता होती थी सिर्फ एक नोटिस की, ऑफ इंटेंट, इच्छा की, डिसॉल्व द मैरिज बाय आइदर हस्बैंड और ए वाइफ. ठीक है. उसको सिर्फ एक नोटिस की ही जरूरत होती थी, जिसमें पति या फिर पत्नी की तरफ से मैरिज को भंग करने का नोटिस दिया जाता था कि मैं इस मैरिज को रखना नहीं चाहती. ठीक है. तलाक जो था वो बिल्कुल
इजी था रोमन फैमिली में, सोसाइटी में। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, वेरेज मेल्स मैरिड इन देयर लेट 20s, जो मेल्स थे वो अपनी लेट 20s में मैरी करते थे, शादी करते थे। लेट 20s का मतलब 28, 29, 27, 26 इसकी उम्र के होकर के, और अर्ली 30s या अर्ली 30s में शादी करते थे। अर्ली 30s का मतलब 31, 32, 33 इस साल में शादी करते थे। वुमेन वर मैरिड ऑफ इन द लेट टीन्स और अर्ली 20s, और जो औरतें थी उनको शादी करके भेज दिया जाता था अपने लेट टीन्स में, लेट टीन्स में और अर्ली 20s में या अर्ली 20s में। लेट टीन्स का मतलब क्या है? टीन्स के उत्तरार्ध में, ठीक है। जैसे कि 13, इसके पीछे टीन लगा हुआ है, 13, 14, 15, 15 के बाद बाद जैसे 16, 17 इनके पीछे टीन लगा हुआ, तो ये लेट टीन हो गए, ठीक है। या फिर अर्ली 20s में, अर्ली 20s का मतलब 20, 21, 22, 23 में। सो देयर वाज एन एज गैप बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, ताकि हस्बैंड और वाइफ के बीच में एक एज गैप रहे, एंड दिस वुड हैव एनकरेज्ड अ सर्टेन इनइक्वालिटी, और इसने एक सर्टेन इनइक्वालिटी को इनक्रेज कर दिया था, एक असमानता का प्रोत्साहित कर दिया था। मैरिजेस वर जनरली अरेंज, शादियां जनरली अरेंज हुआ करती थी। एंड देयर इज नो डाउट दैट वुमेन वर ऑफन सब्जेक्ट टू डोमिनेशन बाय देयर हस्बैंड, और इसमें कोई शक नहीं है कि जो औरतें थी उनके ऊपर उनके पति के द्वारा डोमिनेट किया जाता था, प्रभुत्व स्थापित किया जाता था। ऑगस्टाइन, स्टार लगा हुआ है, देखेंगे क्या ऑगस्टाइन। ऑगस्टाइन द ग्रेट कैथोलिक बिशप, वो ग्रेट कैथोलिक बिशप था, चर्च का एक पादरी था बहुत बड़ा। हु स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज लाइफ इन नॉर्थ अफ्रीका, जिसने अपने बहुत सारे जीवन को नॉर्थ अफ्रीका में बिताया था। टेल्स अस, वो हमें बताता है दैट हिज मदर वाज रेगुलरली बीटन बाय हिज फादर, कि उसकी माँ जो थी उसके पिता के द्वारा काफ़ी नियमित रूप से पीटी जाती थी, बार बार पीटते थे उसके पिता उसकी माँ को। एंड दैट मोस्ट अदर वाइव्स, और अधिकतर जो दूसरी पत्नियां थी इन द स्मॉल टाउन, छोटे से टाउन में, वेरी ग्रू अप, जहाँ पर वो बड़े हुए थे, हैड सिमिलर ब्रूजेस टू शो, उनके पास भी इसी प्रकार के समान ब्रूजेस होते थे, चोटों के निशान होते थे दिखाने के लिए, मतलब उनके पति जो हैं वो भी अपनी पत्नियों को मारते थे। तो ये क्या है? ऑगस्टाइन, सेंट ऑगस्टाइन, ये एक संत हैं जो 354 से 430 ईस्वी तक रहे थे, इनका पीरियड है। वाज बिशप ऑफ द नॉर्थ अमेरिका अफ्रीकन सिटी ऑफ हिप्पो, नॉर्थ अफ्रीका का जो शहर है हिप्पो, उसके वो बिशप रहे थे फ्रॉम 396, 396 से, एंड ए टावरिंग फिगर इन द इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री ऑफ द चर्च, और चर्च के बौद्धिक इतिहास में वो एक बहुत ऊंची सम्मानजनक व्यक्ति रहे हैं। बिशप्स वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलीजियस फिगर इन क्रिश्चियन कम्युनिटी, क्रिश्चियंस कम्युनिटी में, ईसाई समुदाय में जो बिशप्स होते थे वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण धार्मिक व्यक्ति होते थे, एंड ऑफन वेरी पावरफुल, और प्राय वो काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली, ताकतवर होते थे। फाइनली फादर्स हैड सब्सटेंशियल लीगल कंट्रोल ओवर देयर चिल्ड्रन, आखिर में अंततः पिता जो हैं, पिताओं को अपने बच्चों पर एक कानूनी नियंत्रण मिल गया था, कानूनी नियंत्रण स्थापित हो गया था। समटाइम्स टू ए शॉकिंग डिग्री, कभी कभी तो शॉकिंग डिग्री तक उनको नियंत्रण प्राप्त हो गया था, चौंका देने वाले स्तर तक। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, ए लीगल पावर ऑफ लाइफ, जीवन का जो एक लीगल पावर होती है, शक्ति जो होती है जीवन जीने की, लाइफ की कानूनी ताकत, एंड डेथ, और जो लीगल पावर ऑफ डेथ, मतलब जीवन देने की और जीवन लेने की उनके पास लीगल पावर होती थी। इन एक्सपोजिंग अनवांटेड चिल्ड्रन एक्सपोज करने में, बाय लिविंग देम आउट इन द कोल्ड टू डाई, बाहर उनको ठंड में मरने के लिए छोड़ देने के लिए उनके पास पावर थी। मतलब पिता अपने बच्चों को जान से मार भी सकते थे, ठीक है, अगर वो इलेजिटिमेट या अनवांटेड हो जाते थे। 2 बच्चे चाहिए, 3 बच्चे हो गए तो ठंड में छोड़ देते थे उसको। व्हाट अबाउट लिटरेसी, लिटरेसी के बारे में क्या, ठीक है। द यूज ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग एवरी डे ऑफन ट्राइबल कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, ये स्टार दे रखा है, मैं देखेंगे लिटरेसी आगे दे रखा है। इट इज सर्टेन दैट रेट्स ऑफ कैजुअल लिटरेसी, कैजुअल लिटरेसी क्या होती है? राइटिंग, रीडिंग एवरी डे में, ठीक है। इट इज सर्टेन दैट रेट्स ऑफ कैजुअल लिटरेसी वेरिड ग्रेटली बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एम्पायर, यह निश्चित है कि साम्राज्य के अलग अलग भागों में जो जो कैजुअल लिटरेसी होती है, सामान्य जो साक्षरता होती है, वो अलग अलग दर्जे पर थी, अलग अलग रेट पर थी, अलग अलग स्तर पर। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, पोम्पेई में, विच वॉज बरीड इन ए वोल्केनिक इरप्शन इन 79 सी, जो पोम्पेई जो है
वो एक ज्वालामुखी विस्फोट जो 79 ईस्वी में हुआ था उसमें दब गया था। ज्वालामुखी विस्फोट होने के बाद उस पोम्पेई में देर इज स्ट्रॉन्ग एविडेंस ऑफ वाइड स्प्रेड कैजुअल लिटरेसी। उसमें ये काफ़ी ज़्यादा ठोस सबूत मिलता है कि उसमें विस्तृत स्तर पर लिटरेसी थी, साक्षरता थी। वॉल्स ऑन मेन स्ट्रीट ऑफ पोम्पेई, पोम्पेई जो शहर है, जो स्थान है, उसकी जो मुख्य गलियां हैं, ओपन करीड एडवर्टाइजमेंट्स, उनमें प्राय एडवर्टाइजमेंट्स होते थे, विज्ञापन होते थे, जैसे आजकल की गलियों में होते हैं। आजकल की गलियों में कैसे कैसे एग्जाम्पल्स होते हैं, दिल्ली चलो, ठीक है, निरमा साबुन, ठीक है, एंड ग्राफिटी, और ग्राफिटी भी होते थे, पुतले भी होते थे, वर फाउंड ऑल ओवर द सिटी, वो ऑल ओवर द सिटी में मिलते थे। कौन से? पोम्पेई में। पोम्पेई शहर के साथ क्या हुआ था? हाँ, वोल्केनो फट गया और वो समा गया था उसमें। बाय कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट से, व्हाट डू यू मीन बाय ग्राफिटी? ग्राफिटी मीन्स जोकर्स, पुतले, ठीक है, इनको। बाय कॉन्ट्रास्ट इन इजिप्ट वेयर हंड्रेड्स ऑफ पेपारिस सर्वाइव। बाय कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट से, विरोधाभास से, इजिप्ट में जहां पर सैकड़ों पेपियारी सरवाइव मिली हैं, जीवित मिली हैं, मोस्ट फॉर्मल डॉक्यूमेंट सच एज कॉन्ट्रैक्ट्स, सबसे ज़्यादा औपचारिक दस्तावेज जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट्स, समझौते, वर यूजुअली रिटन बाय प्रोफेशनल स्क्राइब्स, वो व्यावसायिक मुंशियों के द्वारा लिखे गए थे जो समझौते वगैरह थे। एंड दे ओपन टेल अस दैट एक्स और वाई इज अनेबल टू रीड एंड राइट, और वो जो डॉक्यूमेंट्स है वो हमें ये प्राय बताया करते थे कि जो एक्स है या वाई है ये रीड और राइट करने के योग्य नहीं है, ये पढ़ और लिख नहीं सकते, ये अनपढ़ लोग हैं। बट लेकिन एवन हेयर लिटरेसी वाज सर्टेनली मोर वाइड स्प्रेड, लेकिन यहाँ भी जो लिटरेसी है, साक्षरता है, वो काफ़ी ज़्यादा वाइड स्प्रेड थी, विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई थी। अमंग सर्टेन कैटेगरीज सच एज सोल्जर्स, कुछ निश्चित वर्गों में जैसे कि सैनिकों में साक्षरता थी, आर्मी ऑफिसर्स पढ़े लिखे होते थे, एंड स्टेट मैनेजर्स, और जो जागीर के प्रबंधक लोग थे उनमें भी ये साक्षरता फैली हुई थी। द कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ द एम्पायर, इस एम्पायर की जो सांस्कृतिक विविधता थी, वाज रिफ्लेक्टेड इन मैनी वेज, वो कई तरीकों से रिफ्लेक्ट की जाती है। एंड एट मैनी लेवल्स, और बहुत लेवल्स पर भी इसको रिफ्लेक्ट किया जाता है। इन द वास्ट डाइवर्सिटी ऑफ रिलीजियस कल्ट्स एंड लोकल डेटीज, ठीक है, धार्मिक समूहों की विविधता में, और जो लोकल देवी देवता हैं, उन लोगों के देवता जो हैं उनके संदर्भ में भी जो सांस्कृतिक डाइवर्सिटी है उसको रिफ्लेक्ट किया जाता था, उसको रिफ्लेक्ट प्रदर्शित किया जाता था। द प्लूरलिटी ऑफ लैंग्वेज दैट वर स्पोकन, जो भाषाएं की प्लूरलिटी, बहुलता जो बोली जाती थी, प्लूरल में काफ़ी ज़्यादा जो भाषाएं वहाँ पर बोली जाती थी। द स्टाइल्स ऑफ ड्रेस, जो ड्रेस का स्टाइल था, एंड कस्ट्यूम्स, और कपड़े जो वगैरह जो पहनते थे। द फूड पीपल एट, जो भोजन लोग खाते थे। देयर फॉर्म्स ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, उनके सामाजिक संगठन का जो रूप होता था, ट्राइबल होते थे, नॉन ट्राइबल होते थे। एवन देयर पैटर्न्स ऑफ सेटलमेंट्स, और उनका जो सेटलमेंट का पैटर्न्स था उसमें भी उनकी जो सांस्कृतिक विविधता है उनको रिफ्लेक्ट किया जाता था। अरमेक वाज द डोमिनेंट लैंग्वेज ग्रुप ऑफ द नियर ईस्ट, नियर ईस्ट का जो डोमिनेंट ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस था उनमें से अरमेक लैंग्वेज सबसे ज़्यादा डोमिनेट थी, उसका ज़्यादा प्रभुत्व था, ज़्यादा लोग उसको बोलते थे, ज़्यादा वाइड स्प्रेड थी। एटलीस्ट वेस्ट ऑफ द यूफ्रेट्स, कम से कम वो यूफ्रेट्स के वेस्ट में भी बोली जाती थी। कोप्टिक वाज स्पोकन इन इजिप्ट, कोप्टिक लैंग्वेज जो है वो इजिप्ट में बोली जाती थी। प्यूनिक एंड बर्बर इन नॉर्थ अफ्रीका, प्यूनिक लैंग्वेज और बर्बर जो थी नॉर्थ अफ्रीका में बोली जाती थी। सेल्टिक इन स्पेन, स्पेन में सेल्टिक बोली जाती थी। एंड द नॉर्थ वेस्ट, और नॉर्थ वेस्ट में भी बोली जाती थी। बट मैनी ऑफ दिस लिंग्विस्टिक कल्चर्स, लेकिन ये बहुत सी भाषाई जो इनकी संस्कृति हैं वर प्योरली ओरल, वो मुख्य रूप से या शुद्ध रूप से ओरल होती थी। एटलीस्ट कम से कम स्क्रिप्ट वाज इंटरवेंट फॉर देम, इन्वेंटेड, कम से कम उनके लिए एक स्क्रिप्ट की इन्वेंट की गई थी, लिपि की खोज की गई थी। अर्मेनियन फॉर एग्जाम्पल, अर्मेनियन भाषा को लेकर के चलते उदाहरण के लिए, ओनली बिगेन टू बी रिटन एज लेट एज द 5th सेंचुरी, उसे केवल 5वीं शताब्दी में लिखना शुरू किया गया था अर्मेनियन भाषा को। वेरएज देयर वाज ऑलरेडी ए कोप्टिक, जबकि पहले ही कोप्टिक ट्रांसलेशन जो थी ऑफ बाइबल, बाइबल की बाय द मिडल ऑफ द 3rd सेंचुरी, 3री शताब्दी तक
जबकि जो कॉप्टिक लैंग्वेज है उसकी 3rd सेंचुरी बीसी में बाइबल की ट्रांसलेशन आ गई थी कॉप्टिक लैंग्वेज में। एल्स वी हैड, अन्य कहीं जगह पर द स्प्रेड ऑफ लेटिन डिस्प्लेस्ड, जो लेटिन भाषा का जो स्प्रेड हुआ था, फैलाव जो था, डिस्प्लेस कर दिया गया द रिटर्न फॉर्म ऑफ लैंग्वेजेस, उसने लैंग्वेज की जो रिटर्न फॉर्म उसको डिस्प्लेस कर दिया, दैट वर अदर वाइड स्प्रेड, अदरवाइज वाइड स्प्रेड, जो अन्यथा वाइड स्प्रेड थी उनको डिस्प्लेस कर दिया था लेटिन लैंग्वेज ने। दिस हैपन नोटेबली विद कैल्टिक, ऐसा ही कैल्टिक के साथ मुख्य रूप से हुआ, विच सीज टू बी रिटन आफ्टर द 1st सेंचुरी, जिस लैंग्वेज को पहली शताब्दी के बाद लिखा जाना बंद कर दिया गया था। एक फोटो दे रखा है, उस फोटो से ऊपर एक ये नीले रंग का बॉक्स दे रखा है। वन ऑफ द फनीएस्ट ऑफ दिस ग्रेफिटी फाउंड ऑन द वॉल्स ऑफ पोम्पेई सेज, सबसे ज्यादा मजाक की जो बात है, मनोरंजक बात जो है इन ग्रेफिटीज के बारे में, वो पोम्पेई की दीवार पर लिखी हुई थी। और वो क्या है, वो दीवार, आई एडमायर यू फॉर नॉट कोलेप्सिंग इन रूइंस, दीवार के ऊपर लिखा गया है, दीवार मैं तुम्हारी प्रशंसा तब करूंगा जब तुम गिर करके रूल्स में नहीं बदलोगी। तो वेन यू हैव टू सपोर्ट सो मच बोरिंग राइटिंग ऑन यू, जब तुम्हारे पास इतनी ज़्यादा बोरिंग बात होगी जो तुम्हारे ऊपर लिखी गई है उसको तुम सपोर्ट कर रहे हो, ये ग्रेफिटी वगैरह दे रखी होगी। ठीक है, ये देखो स्ट्रक्चर उस समय की क्या कहती है, ध्यान से देखो इसको। मोजेक इन एडेसा, एडेसा में एक मोजेक है 2nd सेंचुरी सीई में, ये वाला मोजेक बताया गया। ठीक है, द Syriac inscription suggest that those depicted are the wife of kings Abgar and her family, ये जो डिपिक्टेड किए गए हैं उसमें बताया गया है अबगार की पत्नी है और उसका परिवार है। ठीक है, और इसमें देखो ये क्या दिया गया है, पोम्पेई अ वाइन मर्चेंट, जो था एक वाइन मर्चेंट डाइनिंग रूम, एक वाइन मर्चेंट का डाइनिंग रूम है ये जो दिखाया गया है। इट्स वॉल्स डेकोरेटेड विद सीन्स डिपिक्टिंग मिथिकल एनिमल्स, इसकी जो वॉल्स हैं वो डिपिक्टेड की गई हैं, उन पे छापा गया है, क्या छापा गया है, मिथिकल एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स जो कहानियों में होते हैं, पौराणिक कथाओं में होते हैं। उस दीवार, इनकी दीवार पर उस एनिमल्स को छापा गया। ठीक है, ये देखो औरत है। ठीक है, यहाँ पिक्चर पे कॉर्नर में नीचे 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 ये रहे, ये छोटा रहा, ये भी छोटा है, ये मिटे हुए हैं, ऊपर ये हैं। ठीक है, तो ये एनिमल्स हैं यहाँ पर। ठीक है, इकोनॉमिक एक्सपेंशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।